तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। कीटों के नियंत्रण में सहायक है नीम आधारित कीटनाशक। कृषि वानिकी अपनाएं, अधिक लाभ कमाएं। बढ़ती महंगाई से खेती किसानी में फसल की लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे किसानों को लाभ कम मिल रहा है। लेकिन यदि किसान अपने स्तर पर कुछ तरीकों को अपनाकर खेती करें तो फसलोत्पादन में लागत तो कम कर ही सकते हैं, साथ ही किसान इन तरीकों को अपनाकर गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं नीम आधारित कीटनाशकों के बारे में। तो किसान नीम आधारित कीटनाशक कैसे बनाएं और उसका उपयोग किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांगरणा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। किसान बंधुओं, नीम हर जो है ना किसान के घर के पास होती है, घर पर होती है। उसके महत्व को हमको समझने की ज़रूरत है। आज जो है आयुर्वेद में ले लीजिए आप, जो है बहुत सारा जो है केमिकल में भी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है ना आज जैविक की जो बात हो रही है, जैविक में नीम अपनी महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा कर रहा है। उसका बहुत बड़ा जो है योगदान है नीम का। नीम का हर भाग काम में आता है, उसकी पत्ती से लेकर के उसकी निमोली से लेकर के उसका हर भाग काम में आता है। आप जमीन में देख रहे हैं कि कितना तेजी के साथ जो है सफेद लट की समस्या हो रही है, दीमक की समस्या हो रही है। ये हम अपने घर पर कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका नियंत्रण कर सकते हैं। आज के समय में रासायनिक चलन के चलते रासायनिक उर्वरकों का भी अंधाधुंध रूप से उपयोग किया जा रहा है। क्या आप जानते हैं रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से जाने अनजाने में हम भरपूर मात्रा में जहर का सेवन कर रहे हैं, जो धीरे धीरे मानव प्रजाति में बड़े पैमाने पर बीमारियों को जन्म दे रहा है। रासायनिक उर्वरकों के लगातार उपयोग से किसान भाइयों का खर्च तो बढ़ता ही है, साथ ही वे अपनी जमीन को धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। इन सब समस्याओं का हल बहुत ही आसान है और वह है जैविक उर्वरक की तरह ही जैविक कीटनाशक का उपयोग खेती में करना। जैविक कीटनाशक आप अपने घर में ही बिना किसी खर्च के बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसी जैविक कीटनाशक में से एक है निर्मास्त्र। निर्मास्त्र एक जैविक कीटनाशक है जिसके उपयोग से फसल में लगने वाले कीटों और रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं।
अपन किसान बंधुओं कोशिश करें कि अपन ज्यादा से ज्यादा जो हमारे घर पर संसाधन है उसका उपयोग करके हम जो है उसका नियंत्रण करें। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, आप जैव कीटों को नियंत्रित करने के लिए आप नीमास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र जो है आप आसानी से अपने घर पर जो है अपने ही संसाधनों से, जो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं उनसे ही आप अच्छे से बना सकते हैं। अभी नीमास्त्र बनाने का सबसे जो है ना अच्छा तरीका ये है कि आप जो है 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए। उस ड्रम में आप जो है ना 100 लीटर आप पानी लीजिए। उसमें आप जो है 5 से 10 किलो आप जो है ना नीम की पत्ती, या यदि आप जो है बारिश के समय नीमास्त्र बना रहे हैं तो नीम की निमोली यदि आपको मिल जाए तो नीम की निमोली को आप क्या कीजिए कि 5 किलो आप नीम की निमोली ले लीजिए और उसको अच्छे से आप जो है उसको कूट दीजिए। मतलब नीम की निमोली जो है द्विदाली होती है, तो उस नीम की निमोली को आप अच्छे से जो है ना कूट दीजिए। कूटने के बाद जो है ना वो 2 फाड़ हो जाएगा उसका, और वो जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा। तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा तो वो अच्छे से जो है डिकम्पोज हो जाएगा, अच्छे से वो जो है ना गल जाएगा। तो आप जो है ना 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए और उसको थोड़ा उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद आप क्या कीजिए कि नीम की निमोली या जो है नीम की पत्ती 5-5 किलो दोनों आप ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद उसमें आप जो है ना 10 किलो देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र ये ले करके 100 लीटर पानी में आप उसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर दीजिए। खूब अच्छे से आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद किसान बंधुओं आप उसको जो है 15 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। बीच बीच में आप उसको किसी डंडे की सहारा से घड़ी के दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में आप उसको सेकिंग कर दीजिए उसकी। 15 दिन में ये क्या होगा, जो गाय का जो 10 किलो गोबर है, गाय का गोमूत्र है और आपका 5 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो नीम की निमोली है, वो जो है एकदम डिकम्पोज हो जाएगा, एकदम सड़ जाएगा। जब वो अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाए, जब अच्छी तरह से उसका जो है किंडवन हो जाए। निर्मास्त्र को उपयोग में लाने के लिए तैयार मिश्रण को कपड़े की सहायता से पहले छानते हैं। इसके बाद उसमें 1 लीटर निर्मास्त्र में 10 लीटर पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। फिर स्प्रे पंप में भरकर किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार निर्मास्त्र को हमेशा छायादार स्थान पर रखें। निर्मास्त्र को किसी भी प्रकार की फसल पर रस चूसने वाले कीट या छोटी सूढ़ियों का आक्रमण दिखाई देने पर प्रयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को 6 महीने तक स्टोर करके उपयोग में लाया जा सकता है। निर्मास्त्र को हमेशा प्लास्टिक के बर्तन में छायादार स्थान पर ही रखना चाहिए। इस प्रकार जैविक कीटनाशक निर्मास्त्र के उपयोग से किसान भाई खेती में खर्चा घटा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर उसका स्प्रे करेंगे किसान बंधुओं तो ज्यादा से ज्यादा जो आपके सकिंग जो है चूसने वाले कीड़े हैं, जो आपके जो है ना काटने वाले कीड़े हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। इसमें से आप जो है 1 लीटर छान लीजिए, 1 लीटर नीमास्त्र ले लीजिए और आप जो है 10 लीटर जो है पानी में आप उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसको अपनी फसलों पे आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से आप जो है चूसने वाले कीड़ों को, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए आप 15 दिन पर इस नीमास्त्र का आप जो है छिड़काव करते रहिए। इस रेशियो में जब आप 15-15 दिन पर स्प्रे करते रहेंगे, 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपनी फसल पे, कोई सा भी फसल हो, आप इसका जो है स्प्रे जब करेंगे तो जब इनका आप नियंत्रण कर लेंगे तो आपकी फसल में रोग जो है कम लगेगा। जब रोग कम लगेगा तो आपकी जो है ना लागत जो है उस पे जो दवाइयों की लागत है वो जो है ना कम आएगी और आप जैविक तरीके से इस नीमास्त्र को आप घर पर बना करके आप इसका उपयोग करके जैविक तरीके से कीड़ों को आप जो चूसने वाले, काटने वाले कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं और जमीन पर भी इसका कोई साइड, इसका जो है दुष्प्रभाव नहीं है।
उसी तरह से आप जो है नीम की निमोली, उसका आप जो है नीम केक, आप नीम की खल बनाइए और उसको आप जमीन में, जब भी आप फसल की तैयारी करने के लिए खेत की तैयारी कर रहे हैं किसान बंधुओं, उस समय आप नीम की खल, नीम केक आप 20 किलो कच्ची बीघा जरूर आप जमीन में उपयोग कीजिए। इससे क्या है कि हमारी हल्की भूमि में इसका बहुत बड़ा हमको अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। इस तरह से आप जो है ना दीमक से जो है ना इससे निजात पा सकते हैं, सफेद लट से कुछ हद तक आप निजात पा सकते हैं। ये नीम की खाद किसान बंधुओं अपने जमीन को, अपने फसलों को पोषण भी देता है। इसमें 5% के आसपास नाइट्रोजन है, 1 से 1.5% इसमें फास्फोरस है और इसमें 1% के आसपास पोटेशियम, पोटास है। तो आप देखिए जो है ना एक पंथ दुई काज, मतलब ये आप कितना जो है ना फायदेमंद है। किसान अपने घर पे ही आपने तैयार कर लिया, निमास्त्र आपने अपने घर पे तैयार कर लिया, आपने नीम की खाद, नीम केक अपने घर पे तैयार कर लिया, जो आपको जो है ना एक तो जमीन को आपको पोषण भी दे रहा है और आपको जो है ना कुछ हद तक आपके जो है ना जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं उनका भी नियंत्रण कर रहा है। तो ये कम लागत पर अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। टेंडर में सिर्फ 3 कंपनियों को ही मान्य किया गया, जिसके ऑथराइजेशन लेने के बाद ही संवेदक टेंडर डाल सकेंगे। तो बीकानेर के रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। मेले में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पोस्टमास्टर जनरल सचिन किशोर ने युवाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मंत्री मुरारीलाल मीणा आज दौसा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कृषि कॉलेज का शिलान्यास किया। धौलपुर के उमरेह गांव में ट्यूशन पढ़ने आए एक छात्र को कुछ लड़कों ने जमकर पीटा, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। राजस्थान एससी वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष और राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव डूंगरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान शहर में लग रहे मोबाइल वितरण कैंप का भी उन्होंने निरीक्षण किया। चुनावी समर के बीच कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार प्रसार में अपनी ताकत झोंक दी है। जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदे ने दावा किया ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता वक्त के साथ साथ खेती का नक्शा भी बदल रहा है। दरअसल बदलते जमाने में खेती बाड़ी के पुराने तौर तरीकों के सहारे किसानों का गुजारा नहीं होता, लिहाजा आमदनी में इजाफा करने के लिए नई जुगत करना लाजमी है। इसलिए फसलों के साथ साथ पेड़ों को लगाना काफी फायदे का सौदा है। अगर आप भी खाली पड़ी जमीन और खेत की मेड़ों पर वानिकी वृक्षों को लगाना चाहते हैं तो कौन कौन से वृक्षों का चयन करें और इनकी देखभाल कैसे करें, इस बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार। अब किसान भाई बहुत मतलब कि वानिकी से संबंधित जो वन वृक्षों का है उसके प्रति लगाव मैं देख रहा हूँ दिनानुदिन मतलब कि बढ़ता जा रहा है। किसान भी पर्यावरण के प्रति चिंतित है, किसान को भी मूलभूत आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो वनरोपण की तरफ जो खेती पर्यावरण है उसमें वनीय पौधों का समावेश करें। तो सर्वप्रथम मैं आऊँगा कि कहना चाहूँगा कि आप पहले साफ सफाई बढ़िया क्लियर कर ले, जहाँ पर वनरोपण करना हो उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर। दूसरी है कि वनरोपण किसान भाई का जहाँ तक मतलब कि हमारा सलाह है कि जो चौड़े मेड़ है तो उसका चुनाव करें, या कोई बंजर जमीन जहाँ आप मतलब खेती में जो लागत लगता है उसका अनुरूप आपको उसे आय नहीं होता है वैसे जमीन, और अगर उपजाऊ भूमि भी हो उसके चौड़े मेड़,
इन सब क्षेत्रों का आप चयन कर सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम आता है उसमें पिट डिगिंग। तो पिट डिगिंग का काम हमेशा जो चौड़े मेड़ है उसको आप रेखीय वन रोपण करिए, सीधी, खास करके वैसे पगडंडी, वैसे चौड़े मेड़ जो पूरब से पश्चिम दिशा में जाता हो। उसका क्या कारण क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें जो खेती के लिए अब मतलब की जरूरी है, वो आपका एक पौधे का छाया दूसरे पौधे पर पड़े, ना कि आपके फसलों पर पड़े। तो 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा, इस तरह से मतलब कि आप उसका मिट्टी की खुदाई करें और चिलचिलाती धूप में कम से कम 15-20 दिन उसको मतलब कि सूखने देना है। उसमें जो छिपे हुए कीट, व्याधि इत्यादि है वो दूर हो जाएगा, फफूंद का भी नाश हो जाएगा। कृषि वानिकी को सफल बनाने के लिए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जलवायु और भूमि के अनुसार पेड़ पौधों और फसलों का चयन किया जाए। पेड़ पौधे और फसल भी एक दूसरे के अनुरूप हों, जिससे उन्हें एक साथ उगाने पर अधिक उत्पादन मिल सके। पेड़ों और फसलों के बीच पोषक तत्वों, वायु और सौर ऊर्जा के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कम करने के नजरिए से समय समय पर पेड़ पौधों को काटते छाटते रहना चाहिए। इन सब के लिए किसानों को मिट्टी, जलवायु, जल और वृक्षों संबंधी जानकारी होना जरूरी है। हम ये भी सुझाव देना चाहेंगे कि अगर आप अपने खेतों के बीच में, जिसमें खेती करते हैं, वैसे बीचों उसके खेत के बीच में भी अगर कतार बनाना चाहते हैं तो आप 6 मीटर और या 8 मीटर इतना अंतराल पर आप पौधों का दूसरा कतार खड़ा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, चौथा कर सकते हैं। इस तरह से मतलब का इसका भी उद्देश्य अलग अलग है। अगर काष्ठीय पौधे लेते हैं, जैसे गंवार लेते हैं, तो जो है एक कतार से दूसरी कतार की दूरी थोड़ा बढ़ा दीजिए, 6 मीटर 8 मीटर, जिसमें कि आपका ट्रैक्टर, हल इत्यादि उसका मूवमेंट बहुत आसान हो जाए। जो वनीय पौधे हैं उसके साथ अगर कृषि फसलों का समावेश कर रहे हैं तो कृषि फसल में चुनाव करिए कि वो लेगुमिनस, खास करके दलहनी फसल, चाहे वो खरीफ मौसम में हो चाहे रबी मौसम में, दलहनी फसल का समावेश जरूर करिए। इससे मतलब क्या होगा कि भूमि की उर्वरा शक्ति का लाभ आपको पेड़ को भी मिलेगा और पेड़ के पत्तों का लाभ भी आपको कृषि के फसलों पर मिलेगा। और निश्चित तौर पर अगर ऐसे विन्यास अपनाते हैं तो आपको प्रति इकाई भूमि से अधिकतम लाभ आपको प्राप्त होगा। कृषि वानिकी के लिए वृक्षों का चुनाव, इस कार्य को करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ तेज गति से वृद्धि करने वाला हो, पेड़ की जड़ें गहराई तक जाने वाली हो, पेड़ में फल के साथ साथ हरा चारा देने की क्षमता हो तो अधिक बेहतर भी रहता है। पेड़ का मुख्य तना सीधा और गोल तथा कम शाखाओं वाला होना चाहिए। पेड़ में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता भी हो तो और अच्छा है। पेड़ इमारती लकड़ी और ईंधन प्रदान करने वाला होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आम किसान कृषि वानिकी से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि प्रथम 10 वर्ष अगर काष्ठीय पौधे लेते हैं तो प्रथम 10 वर्ष आपको मतलब सीधी, जो जैसे टीक लेते हैं, शीशम लेते हैं और भी महोगनी लेते हैं, और भी मतलब कि जो है जो इमारती लकड़ी है जैसे बीजा साल हो गया, उसी तरह से और भी मतलब कि जो काष्ठीय लकड़ी है जिसका उपयोग आप घर बनाने, फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 2 मीटर और एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 2 मीटर रखना आवश्यक है। पौधे लगाने का सवाल है, जहाँ तक वन रोपण का सवाल है तो वन रोपण आप तभी करें जब 100 मिलीमीटर लगभग बारिश हो जाए। 100 मिलीमीटर बारिश हो जाने से क्या होता है कि उसमें मिट्टी में सैचुरेशन आ जाता है, जो भी मिट्टी भरे हैं उसमें भरा हुआ जो हवा है वो बाहर निकल आएगा। और जब वन रोपण करेंगे तो प्रति पौधे 20 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम DAP और करीब 15 ग्राम MOP डाल करके प्लांटेशन करेंगे। उसको डाल देंगे, मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे और साथ साथ 2 से 4 ग्राम प्रति गड्ढे कीटनाशी और 1-1.5 ग्राम मतलब कि ऊपर मिट्टी में डाल के अच्छी तरह से मिला करके और इसको तब वन रोपण करेंगे। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा मतलब कि परिणाम आएगा। कार्बेंडाजिम पानी में 2 ग्राम प्रति लीटर, 10 लीटर पानी में है तो 20 ग्राम कार्बेंडाजिम घोल करके और उसी से मतलब पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि फफूंद से होने वाली जो आपका नुकसान है वो नहीं होगा। कीट जो है खास करके दीमक है उससे आपका बचाव हो गया। ऐसा करने से आप अधिक से अधिक मतलब कि सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक मतलब कि देखभाल का सवाल है तो
प्रथम वर्ष 3 बार निराई गुड़ाई करना है। आपका वनरोपण के 1 महीने के बाद, 1-1.5 महीने के बाद प्रथम निराई गुड़ाई, इसके बाद उसके 1-1.5 महीने के बाद दूसरी निराई गुड़ाई। इस तरह से मतलब अंतराल पे जब भी देखें वहाँ खरपतवार, तो इतने अंतराल पर आपको 3 बार मतलब उसकी निराई गुड़ाई करना है, देखभाल करना है। इन पद्धतियों से फलदार वृक्ष, चारा, खाद्यान्न, फसलें और ईंधन की प्राप्ति के साथ साथ विभिन्न सब्जियां और इमारती लकड़ी भी प्राप्त होती है। कृषि वानिकी द्वारा न केवल खेती योग्य भूमि एवं जंगलों पर बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को कम किया जा सकता है, बल्कि इसके द्वारा मृदा संरक्षण के अलावा पर्यावरण प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। दम पर कांग्रेस सत्ता में वापस करेगी। झुंझुनू के हैदराबाद रेल सेवा से सीधे जुड़ने के बाद पहली बार ट्रेन झुंझुनू रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी ने इसका जोरदार स्वागत किया। टोडा भीम कस्बे के सत्यनारायण भगवान के मंदिर से नारायणी धाम की पदयात्रा रवाना हुई। पदयात्रा रवानगी से पहले ध्वज और रथ का विधि विधान से पूजन किया गया। कोटा में बढ़ता जा रहा डेंगू का खतरा, डेंगू के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1015 के पार। पिछले 24 घंटे में 13 नए मरीज सामने आए। प्रतापगढ़ में श्री राम जन जागरण सेवा समिति की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। तो राजसमंद के कुंवारिया कस्बे में केसर सागर तालाब पाल पर महिलाओं में समुद्र मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नीमका थाना पुलिस में रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 साल पहले 125 लोगों से 3 करोड़ की ठगी की थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव नीला, जिला उदयपुर के नरेंद्र सिंह ने। आपने हल्दी की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे कि इस समय बहुत सारे कृषक बंधुओं ने क्रॉप स्टेज ऐसी है कि हम अब आगे आ चुके हैं उस क्रॉप स्टेज में, तो उस समय पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जो जमीन है, जो हमारा खेत है वो साफ सुथरा रहे, उसमें खरपतवार बिल्कुल ना आए, क्योंकि खरपतवार आपके जो हल्दी है उसके साथ compete करते हैं, उसके पोषक तत्व जो उसका मॉइस्चर है उसको भी वो जल्दी जल्दी उड़ा देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि खरपतवार हम नियंत्रण करके रखें। उसके लिए निराई गुड़ाई हम कर सकते हैं। हल्दी की अच्छी फसल होने के लिए 2-3 निराई करना आवश्यक हो जाता है। पहली निराई बुआई के 80 से 90 दिनों के बाद तथा दूसरी निराई इसके 1 माह बाद करना चाहिए। किंतु यदि खरपतवार पहले ही आ जाते हैं तथा ऐसा लगता है कि फसल प्रभावित हो रही है, तो इसके पहले भी एक निराई की जा सकती है। इसके साथ ही साथ समय समय पर गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे वायु संचार अच्छा हो सके तथा हल्दी की फसल का पूर्ण विकास हो सके, जो कि उत्पादन से सीधा संबंध रखता है। और अगर हमें दिखता है कि खरपतवार है तो एक हर्बिसाइड आता है, उसको हम 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं अपने खेत में। और अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो इसका जो नाइट्रोजन की जो डोज इसमें जाती है वो जाती है 100 से 150 kg प्रति हेक्टेयर। तो जो शुरुआती डोज है जो कि आपने दे चुके होंगे, जब आपकी हल्दी 1 से 2 पत्ती जब उसके आ जाती है तो उस अवस्था में हमको पहली
पहली डोज देनी चाहिए और जो दूसरी डोज है उसके 1 महीने बाद हमें देनी चाहिए और जो तीसरी डोज है वो दूसरी डोज के 1 महीने बाद आपको देनी चाहिए। तो ये तो उसका पोषक तत्व प्रबंधन है। सिंचाई की अगर बात करें तो देखिए जो खरीफ का सीजन है वो मानसून का सीजन माना जाता है, तो अगर बारिश हो रही है तो हमें सिंचाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अगर जैसे बारिश इतनी नहीं हो तो हम महीने में 2 सिंचाई आवश्यकता अनुसार दे सकते हैं। हल्दी की फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। माह में पत्तियों का विकास तथा धनकंद की मोटाई बढ़ना आरंभ हो जाता है, तो उस समय उपज ज्यादा प्राप्त करने के लिए मिट्टी चढ़ाना आवश्यक हो जाता है, जिससे कंदों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। अगर हम हल्दी के कीट की बात करें तो हल्दी के जो प्रमुख कीट हम मानते हैं, एक तो है थ्रिप्स। अगर किसी के फसल पर थ्रिप्स का अटैक हुआ है तो हम मैलाथेन का छिड़काव कर सकते हैं 0.05% के साथ। और अगर हम बात करें दूसरे कीटों की तो इसमें आपका तना छेदक लगता है, और तना छेदक अगर लग जाता है तो जिस भाग में इसका तना छेदक है हम उसको काट कर हटा सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोप्रिड 25 EC का घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल में दे सकते हैं, या कार्बेरिल 0.1% का घोल 2 बार छिड़काव कर सकते हैं। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।
अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।